नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोक सेवा के बारे में। लोक सेवा का महत्व। लोक सेवा इसलिए ज़रूरी है कि जो भी कल्याणकारी कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं, उन राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किस आधार पर पूरा किया जाए, तो इसके लिए लोक सेवकों की ज़रूरत पड़ती है। हमने नौकरशाही के बारे में पहले बात करी थी। उस नौकरशाही में हमने 4 प्रकार देखे थे। उन प्रकार में जो योग्यताधारी नौकरशाही थी, उसके आधार पर लोक सेवकों का चयन किया जाता है। तो संविधान द्वारा निर्दिष्ट आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासकों में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि मंत्रियों और विधायकों की कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम लोक सेवकों के माध्यम से ही किए जाते हैं। फाइनर के शब्दों में अगर बात करें तो लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है। जो सेवक होते हैं उनको ही सर्वोच्च तत्व मान लिया जाता है। इसी प्रकार फिफ्नर के अनुसार सेवी वर्ग को प्रशासन की आधारशिला माना जा सकता है। अब लोक सेवा का अर्थ क्या है? इसका सिविल सर्विस यानी लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखाएं हैं। राज्य की सेवाएं 2 प्रकार की होती है, सैन्य सेवा तथा असैनिक। तो जो सैन्य सेवा होती है वो देश के सुरक्षा के काम करती है, और जो असैनिक सेवा है वो प्रशासन का काम संभालती है। सिविल सर्विस की उपयुक्त परिभाषा जो हमने ऊपर पढ़ी, उनके आधार पर 1929 में टॉमलिन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई, और इस परिभाषा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में केवल केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों को ही सिविल सर्विस के कर्मचारियों की श्रेणी में आंकते थे। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को स्थानीय सरकार कहा जाता था। यूएसए में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप में होता है। वहाँ संघीय सरकार में जो सरकारी कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें सिविल सर्विस प्रतियोगिता सेवा अथवा वर्गीकृत सेवा का नाम दिया जाता है। तथा इसी प्रकार विभिन्न सेवा के प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर जो व्यक्ति चुने जाते हैं, उन्हें भी सिविल सर्विस में सम्मिलित किया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 1947 तक प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए व्यक्ति इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस का अंग होते थे। ये सैनिक सेवा के व्यक्तियों से पृथक होते थे, किंतु इंग्लैंड की भांति उस समय तक यहाँ न्यायाधीशों और सरकारी प्रशासकों के पृथक वर्ग नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद इन दोनों को पृथक कर दिया गया और इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम दे दिया गया। आधुनिक जो लोक सेवा है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो अब सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। तो डॉक्टर एल.डी. वाइट के अनुसार लोक सेवाएं एवं प्रशासकीय संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। तो अगर इन लक्ष्यों को अपने को प्राप्त करना है तो एक प्रशासक के लिए, एक लोक सेवक के लिए क्या क्या योग्यताएं या क्या क्या विशेषताएं होना जरूरी है? एक तो कुशल कार्यकर्ता, अर्थात उस लोक सेवक में ऐसे गुण होने चाहिए कि उसकी चपलता के कारण जो लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। दूसरा है पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काम एक व्यक्ति नहीं कर पाता तो उसकी एक ऐसी सीढ़ी बना दी जाती है जिसके माध्यम से अपने कार्यों को आसानी से जनता के लेवल तक पहुंचा सके। तीसरा है वेतनभोगी कार्यकर्ता। जो लोक सेवक होते हैं वो एक वेतनभोगी होते हैं, तो उनको अपने काम के आधार पर ही, अपने वेतन के आधार पर ही वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। चौथा है अनामता का सिद्धांत। अनामता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि अनामता का सिद्धांत से लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं, उन्हें अनाम ही रहना पड़ता है। वे पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम सामने लाए ही सारे काम संपन्न करते हैं। अगला है स्थायी कार्यकाल, यानी जो लोक सेवक होते हैं उनका स्थायी कार्यकाल होता है, बाकी जो मंत्री होते हैं उनका अस्थायी कार्यकाल होता है। तो लोक सेवक स्थायी कार्यकाल के आधार पर अपने सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। तटस्थ दृष्टिकोण,
लोक सेवक किसी भी प्रकार की कोई सरकार हो, वे केवल जनता के कल्याण के कामों की बात करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी, लोक सेवकों को जनता के प्रति उत्तरदायी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो भी काम करना है वो जन कल्याण को ध्यान में रखकर ही संविधान के द्वारा दिए गए उद्देश्यों को पूरा करना है। इसलिए तटस्थ नौकरशाही जरूरी है। सेवा भाव, जो भी लोक सेवक हो उनमें मूल रूप से भावना सेवा की होनी चाहिए। उनमें कुछ निजी स्वार्थ का इग्नोर करना चाहिए, ताकि जो सेवा की भावना है उसके आधार पर हम जन कल्याण कर सकें। अगला है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। जो भी लोक सेवक होंगे उनका प्रशिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित लोक सेवक अपने जो लक्ष्य हैं उनको सही ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता। अब है लोक सेवा के कार्य। अब ये लोक सेवक या लोक सेवा है वो क्या क्या काम करती है? तो नीति निर्माण करना, अर्थात जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं वो लोक सेवकों के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। सलाह देना, चूँकि सरकार के जो मंत्रीगण होते हैं, उनके विभाग होते हैं, उन जो मंत्रीगण हैं वो मंत्रीगण इतने सक्षम योग्य नहीं होते हैं कि वो अपनी डिसीजन स्वयं ले सके, तो उनके लिए लोक सेवक का होना ज़रूरी होता है। तो लोक सेवक उनको टाइम टू टाइम सलाह देने का काम करते हैं। फिर है नीति को कार्यान्वित करना। जो भी नीतियाँ बनाई हैं उन नीतियों को कार्यान्वित करने का काम भी लोक सेवकाई का ही होता है। प्रत्यायोजित विधि निर्माण, आधुनिक काल में लोक सेवकों को प्रत्यायोजित विधि निर्माण डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कार्य भी करना पड़ता है। अत्यधिक कार्यभार अगर हो जाता है तो समय की कमी के कारण संसद आजकल अनेक जटिल विषयों पर संबंध में विधि का केवल ढांचा ही बनाती है, तब उन विधियों की सूक्ष्म एवं व्यापक रूपरेखा बनाने की शक्ति लोक सेवकों को प्रदान कर दी जाती है। अर्थात काम को दूसरों को दे देना, कि जो काम संसद में नहीं हो पाता तो कार्यपालिका को दे दिया जाता है। अर्ध न्यायिक कार्य, आजकल लोक सेवकों को अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं, और प्रशासकीय अधिनिर्णय तथा न्यायिक निर्णय प्रथा की शुरुआत होती है। वस्तुतः प्रशासकीय अधिनिर्णय के फलस्वरूप प्रशासक न केवल शासन करते हैं अपितु न्याय भी करते हैं। विकास अभिकरण के रूप में, यानी ये जो लोक सेवक होते हैं वो जो विकास की गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाने में एक बीच की कड़ी का काम करते हैं। नियोजन करना, लोक सेवकों के माध्यम से ही नियोजित यानी अर्थात नौकरियां आवंटित करना, ये काम किए जाते हैं। उत्पादन बढ़ाना, आजकल प्रगतिशील देशों में प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि अपनी बढ़ती हुई आबादी का भी गुजारा ठीक से कर सके। तो इसके लिए विदेशों से भी अन्न न मंगाना पड़े, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशासक अपने योग्यता का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक संपन्न करना, जो भी जन कल्याणकारी सेवाएं हैं उनको लोक सेवक अपने निष्ठापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। लोक सेवक के रूप में अर्थात वो जनता का सेवक है, इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनता के पास पहुंचाना तथा जो भी कमियां हों उनको दूर करने का काम लोक सेवक करते हैं। अब लोक सेवा में नई प्रवृत्तियां क्या क्या उद्भव हुई है, अर्थात वर्तमान समय में लोक सेवकों में कुछ एक, जो हमने नौकरशाही की परिभाषा दी थी, तो नौकरशाही की परिभाषा में कुछ एक बातें अपने को ऐसे लगती हैं जो नेगेटिविटी को धारण की होती हैं। तो लोक सेवा में भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार कैसी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लोक सेवा की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, अर्थात वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी कार्य इतने बढ़ गए हैं कि उनमें लोक सेवकों की संख्या ज़्यादा होनी जरूरी है। विशेषज्ञों तथा तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारी की सेवा में अभिवृद्धि के कारण लोक सेवा में अनेक रूपता देखने में आ रही है। वर्तमान समय में विशेष योग्यताधारी लोगों के कारण ऐसी तकनीकी के जो भी हैं उनको अपने को ऐसा देखने को आ रहा है कि लोक सेवक अनेकों अनेकों काम करने में सक्षम हों। लोक सेवा की शक्तियंत कार्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न कर सकारात्मक स्वरूप, आज वर्तमान समय में जो पहले नौकरशाही की परिभाषा हम नकारात्मक रूप में लेते थे, आज वह है एक सकारात्मक रूप में बढ़ती जा रही है। लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ऐसा नहीं कि वो तटस्थ रहकर काम करें, उनमें अगर कुछ कमियाँ दिखें तो उनको इंगित भी करें। लोक सेवा की नैतिकता और व्यावसायिक मानदंडों पर अधिक बल दिया जा रहा है। लोक सेवा की विकास प्रशासन की भूमिका में अधिक जोर दिया जा रहा है। तो
इस आधार पर हम ये अध्ययन करते हैं कि लोक सेवा बेहद ज़रूरी होती है।